लखनऊ में वक्फ कानून पास होने के बावजूद इसका विरोध जारी है। कई संगठन और लोग इसके कुछ प्रावधानों को लेकर असहमति जता रहे हैं। इस बीच लखनऊ प्रेस क्लब में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा वक्फ कानून को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए और इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संघ ने बताया कि वक्फ कानून बिल से महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो जमीनें गलत तरीकों से कब्जाई गई थी, उन्हें अब वापस लिया जाएगा। ये कानून समाज में पारदर्शिता और न्याय को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने भी इस कानून का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के अधिकांश लोग इस कानून के पक्ष में हैं, क्योंकि ये उनके हक और अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही इससे समाज में फैली कई गलतफहमियां भी दूर होंगी। अब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? मैं अशोक कुमार सिंह हाईकोर्ट मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का एक सांसदीय संगठन है, उसका बिल प्रकोष्ठ का मैं सलाहकार हूँ। आज इंद्रेश कुमार जी, जो माननीय इंद्रेश कुमार जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक जो और संघ के जो है वो राष्ट्रीय प्रचारक हैं, उनका संबोधन होना है। विषय है वक्फ संशोधन अधिनियम। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जो व्यक्तियों को तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का कार्यक्रम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। इसमें सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं? अलग अलग धर्मों के भी लोग यहाँ पर उपस्थित है क्या? सभी धर्मों के लोग उपस्थित हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, जिसमें तमाम संगठन हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, अहमदिया भी हैं, उनकी तमाम सेक्ट हैं जो मौजूद हैं। आज की बैठक से क्या निर्णय लिया? इस बैठक का मतलब केवल ये है, आज का जो विषय है वो वक्फ संशोधन कानून के जैसे मुर्शिदाबाद में रामदंगी हुई, जिसको वक्फ के कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान किसी को नहीं पता है। जिन्होंने दंगा किया है उनको खुद नहीं मालूम है वक्त से क्या लाभ हो सकता है या मिला होगा। किसी को कभी कोई लाभ इसका मिला नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान। किसी गरीब को कोई फ़ायदा हुआ है पुराने कानून से कि नहीं हुआ, ऐसा कभी कोई भी नहीं बता सकता। उसके वक्त से वक्त के मुतवल्ली ही वक्त के ज़मीनों का फ़ायदा पूरा उठाते रहे, उसी को आज समझाने का विषय है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, किन मुद्दों को लेकर के बैठक बुलाई गई है और कौन से क्या उद्देश्य आगे का क्या रणनीति है, क्या उद्देश्य केवल राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित में जो व्यक्ति आगे आएगा वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच साथ, इसमें किसी जाति धर्म का कोई राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के साथ चलने के लिए राष्ट्रवादी होना चाहिए। हम भारतीय हैं, एक हैं, यही विषय बस। बहुत क्या कहना चाहेंगे? आपको समर्थक है क्या? प्रश्न उठा रहेंगे अगर आपको? मेरा नाम सुंदर सिंह चौहान है, मैं CBS उपाध्यक्ष मध्य प्रत्याशी हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से सिविल कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। मेरा एजेंडा ये है कि अगर यहाँ के अधिवक्ता भाई बहन मुझको जिता करके उपाध्यक्ष मध्य बनाते हैं तो मैं हाई कोर्ट का गेट नंबर 10 खुलवाने का कार्य करूँगा। गेट नंबर 10 हाई कोर्ट का बंद है, जिससे आम अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रार ऑफिस आने जाने में बहुत ढेर सारी दिक्कत है। महिलाओं के लिए तो सबसे पहले ये है कि CSC बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे मेरा चैम्बर है। CSC बिल्डिंग में ना तो कोई लिफ्ट है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है कि CSC बिल्डिंग में जो है शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। अगर मैं जीत करके आता हूँ, अधिवक्ता भाई बहन मुझे अगर विजय श्री दिलाते हैं तो मेरे CSC बिल्डिंग में साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था की। मेरा नाम सुंदर सिंह चौहान एडवोकेट है और मैं सेंट्रल बार से उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से सिविल कोर्ट में नियमित रूप से पूर्ण रूप से वकालत कर रहा हूँ। धन्यवाद।
उपाध्यक्ष मध्य के प्रत्याशी हैं आप, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप समर्थक आपको जिताते हैं तो? देखिए, मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव उपाध्यक्ष मध्य का प्रत्याशी हूँ। लास्ट टाइम पिछली बार मैं लड़ा था चुनाव, कुछ वोटों से रह गया था, कोई जीता हूँ। और प्राथमिकता तो हमारी शुरू से ये रही है कि इनको महिलाओं को चैम्बर मिले, महिलाओं को भी हमारे वहाँ चैम्बर की सुविधाएँ होनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिलती, उनका एक अपना कुछ परसेंटेज होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो जूनियर अधिवक्ता है, हमने देखा है कि अक्सर कोर्टों में जब वो खड़े होते हैं तो उनकी केसों की सुनवाई, जैसे कोई बहुत बड़ा अधिवक्ता पहुँचता है साधारण तरीके से उसकी सुनवाई हो जाती है, लेकिन जूनियर अधिवक्ता की सुनवाई नहीं हो पाती, उस पर डेट टू डेट मिल जाती है, जिससे जूनियर अधिवक्ता का हेरसमेंट होता है, तो आगे चल के परेशान होता है, उसका मनोबल टूटता है। ये गलत है। जो न्याय व्यवस्था है वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग जब पदाधिकारी होंगे तो निश्चित है कि हम लोग जो जुडिशरी है उसके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे कि न्याय व्यवस्था सबको एक समान होनी चाहिए, कोई बड़ा है छोटा है इस तरह से उसका बंटवारा नहीं होगा। जो युवा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अधिवक्ता, उनके लिए कुछ योजनाएँ रहेंगी आपको? युवाओं के लिए देखते हैं, बाहर का फंड उस पर अलाउ करेगा तो उसमें युवाओं के आगे जो कुछ भी हम लोग कर पाएंगे, बाकी उनके आगे चल के जो क्योंकि हमारे वहाँ लॉ चेंज हो गया है, BNS आ गया है, तो उससे संबंधित सेमिनार लगाए जाएंगे, उनको नए नए किस तरह से क्या नियम है सब बताए जाएंगे, उस तरह से क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों से मीडिया के माध्यम से? समर्थकों से बस यही कहना है कि सब लोग मन लगा के जो है हमारा समर्थन करें, और आगे क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिशनर लोग हैं और न्यायालय में हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो न्यायालय की गरिमा को बचाकर जो भी कार्य हो सकता है उसको तो वो उसी प्रकार के, नहीं तो जब एक हिंदुस्तानी का कहीं पर भी चोट पहुंचे और रक्त निकला तो बात क्यों नहीं है? मुर्शिदाबाद वर्क को क्यों नहीं जाना? हलवे जवाब को क्यों नहीं जाना? तो इसलिए ऐसी सारी मैंने इसलिए हिंदू नाम के लिए, मुस्लिम के लिए, आप कहेंगे सिख ईसाई और नाम के लिए क्यों नहीं जाना? जब वो क्लेम करते हैं हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो क्या हिंदुस्तानी के लिए दर्द नहीं होना चाहिए? वो दर्द भी बटेगा मजहब में और जाति में और पार्टी में। उसके ऊपर इन्होंने एक लफ्ज क्यों नहीं कहा? उन अमेंडमेंट तो पहले तो कानून जो बन गया तो बन गया, फिर उसमें अमेंडमेंट लाए तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन 2025 में जब कानून आ रहा है, इस पे क्यों इनके दर्द हो रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है? अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए कुछ लोग जो है ना, जो असल में जो मुसलमान है, जो इस वक्त पर बयान किया था, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है वो गरीब मिस्कीन और वो बेवाएं और वो यतीम जो ये देखिए आज जो इस विषय है बड़ा गंभीर विषय है, और यकीनन माननीय भाई साहब इसके ऊपर बड़ी रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। देखिए मुसलमान क्या है? आज के इस बहुत ही अच्छे विषय पर जब मुझे मालूम हुआ कि आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रेस क्लब में एक आपसी भाईचारे के तहत मीटिंग होने जा रही है, इसमें आपको आना है, मैंने सारे काम छोड़ के मैं आया। और कहने का मकसद ये है कि मजहब जुदा जुदा है, मजहब जुदा जुदा है और सिला सबका एक है। मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है, और हिंदू हो या मुसलमान खुदा सबका एक है। जरा अगर पसंद आया तो शेर सब मिलकर तालियां दें बहुत ही अच्छे अंदाज में कि मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है, और हिंदू हो या मुसलमान खुदा एक सबका एक है। और ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इंसानियत का जो खून करे वो इंसान बुरा है, इंसानियत का जो खून करे वो इंसान बुरा है। कहने का मकसद ये है कि हमारा ईमान और हमारा मजहब और हमारा इस्लाम, हमारा धर्म जो है वो मजहब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप
किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, और कहीं पर भी किसी भी तरीके की नाजेबा हरकत और नाजायज हरकत करने के बाद आप अपने इबादतगाह या अपना मदरसा या अपनी मसाजिद या अपना कोई भी ऐसा ठिकाना बनाएं जिससे हमारे अपने ज़मीन को भी तकलीफ पहुंचे, और हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं,